Dream Edu Point. Develop a passion for learning. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रीम एजू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आपको ज्ञात होगा कि अपने इस चैनल पर आज से कांस्टेबल का स्पेशल बैच शुरू हो चुका है, जिसमें आपको हर विषय की नियमित क्लासें एक क्रम के साथ मिलेगी। तो मैं अमित बिश्नोई आपके सामने लेकर आऊंगा भारतीय संविधान की विशेषताएं और राज्य व्यवस्था के जितने भी टॉपिक अपने सिलेबस में लिए हैं उनको एक क्रम से, एक रिदम से, फ्लो के साथ पढ़ेंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं कि पुलिस कांस्टेबल में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का सिलेबस किस प्रकार से। तो देखो, इसमें अपने सिलेबस दिया है, एक तो है भारतीय संविधान का विकास, कि संविधान कैसे बना और इस संविधान का विकास कैसे हुआ। उसके बाद है भारतीय संविधान की विशेषताएं, कि इस संविधान की विशेषताएं क्या क्या है। संविधान के स्रोत, अनुसूचियां, प्रस्तावना, अनुच्छेद, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, इन सभी विशेषता अध्ययन करेंगे। उसके बाद संघीय कार्यपालिका में क्या क्या टॉपिक अपना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इन तीनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद व्यवस्थापिका में राज्यसभा और लोकसभा, और न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी गेट और महान्यायवादी। उसके बाद वित्त आयोग, चुनाव आयोग और नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये हमारे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के पुलिस कांस्टेबल के बैच में टॉपिक है। तो अपने स्टार्ट करेंगे सबसे पहले भारतीय संविधान का विकास, कि ये संविधान कैसे बना और इसकी क्या क्या रूपरेखा और क्या विशेषता है। तो हम बात करेंगे कि संविधान, ये संविधान क्या होता है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है। संविधान को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। अब संविधान क्या है। संविधान एक बुक है। किस प्रकार की बुक है दोस्तों, संविधान एक लीगल बुक है। लीगल बुक का मतलब उसमें एक कानूनों का एक रिकॉर्ड है। कानूनों की रिकॉर्ड से जो निर्मित पुस्तक तैयार हुई है, उसी पुस्तक को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो हम संविधान की एक डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है, कि देश की, किसी भी देश की शासन संचालन, देश की शासन संचालन हेतु कानूनों का समूह है, कानूनों का समूह है, यानी लिपिबद्ध कानून, लिपिबद्ध यानी क्रमानुसार। तो संविधान की डेफिनेशन क्या क्लियर होती है कि देश की शासन संचालन है, तो किसी भी देश का जो शासन संचालन होते हैं उसके लिए एक बुक होती है, लीगल बुक, जिसमें उसके कानून बनाए जाते हैं। तो शासन संचालन हेतु कानूनों का समूह है, लिपिबद्ध, फलों से जो नियम बनाए जाते हैं वो होते हैं संविधान के अंदर कानून। संविधान कितने प्रकार के होते हैं, संविधान के बारे में बात करते हैं। संविधान को हमने अभी तक पढ़ा है, एक होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित। एक लिखित संविधान और अलिखित संविधान। अब बात करते हैं कि ये लिखित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान क्या होता है। आपने लिखित का मतलब आप समझो कि लिखा होगा, अलिखित का क्या मतलब होगा। अलिखित संविधान वो होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिखा नहीं गया है, लिखा गया है, परंतु किसने लिखा है, इस बात को क्लियर करते हैं। लिखित संविधान वो होता है कि किसी देश की एक पंजीकृत सभा द्वारा, एक कमेटी द्वारा, जिसके द्वारा कानून बनाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, लिखित संविधान। अलिखित संविधान वो है कि उस देश की जनता के द्वारा समय समय पर परिवर्तन कर जो कानून, नियम, अधिनियम बनाए जाते हैं डायरेक्टली, वो होते हैं अलिखित संविधान। और लिखित संविधान जिसमें एक समिति द्वारा, एक वैध समिति द्वारा, देश की एक वैध कमेटी होगी, वो संविधान का निर्माण करेगी, वो होगा लिखित संविधान। और दूसरा होता है अलिखित संविधान। तो अपनी डेफिनेशन, लिखित प्लस अलिखित कानूनों का समूह को भी हम क्या कह सकते हैं, संविधान कह सकते हैं। तो बात करते हैं संविधान की सबसे पहले व्याख्या की थी। संविधान की सर्वप्रथम बताया, संविधान को सर्वप्रथम बताने वाले व्यक्ति थे सर हेनरी मैन। ये ब्रिटेन से थे, सर हेनरी मैन ब्रिटेन।
इन्होंने बताया था कि एक देश का जो कानून होता है उसकी एक बुक होती है, उसको कहते हैं संविधान, और उसकी व्याख्या को करने वाले पहले व्यक्ति थे सर हेनरी मैन। कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि सर हेनरी मैन ब्रिटेन। उसके बाद जो जितने भी देश हैं उन सभी के कानूनों का जो समूह है, जो कानूनों का समूह का ग्रंथ है, कानूनों के समूह है यानी संविधान किस ग्रंथ में लिखा गया है? एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्रत्येक देश के संविधान की व्याख्या की गई है। उस ग्रंथ को नाम हम कहते हैं हम्बुराबी ग्रंथ। हम्बुराबी ग्रंथ। ये क्वेश्चन आपको हर बार नहीं मिलता। तो ये क्या है कि हम्बुराबी ग्रंथ, ध्यान रखना कि सभी देशों के समूह, कानूनों के समूह का विस्तृत वर्णन दिया गया हम्बुराबी ग्रंथ में, जिसमें प्रत्येक देश के कानूनों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया था। तो अब हम बात करते हैं लिखित संविधान सबसे पहले किसने बनाया, अलिखित संविधान सबसे पहले किसने बनाया। तो डेफिनेशन क्लियर हुई कि किसी देश की शासन संचालन हेतु कानूनों का लिपिबद्ध समूह क्या होता है? संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक लीगल बुक होती है। क्लियर? तो बात करते हैं सर्वप्रथम संविधान किस देश ने बनाया। सर्वप्रथम संविधान तैयार किया उस समय के सबसे तेज और चालाक देश के नागरिक थे ब्रिटेन के। तो कौन सा देश था? ब्रिटेन। और ब्रिटेन का संविधान किस प्रकार का था? अलिखित। ब्रिटेन ने तैयार किया था अलिखित। क्लियर? अलिखित बनाने वाला पहला देश था ब्रिटेन। उसके बाद हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम लिखित संविधान, सर्वप्रथम लिखित संविधान, लिखित संविधान तैयार किया था अमेरिका ने। किसने किया था? अमेरिका, यूएसए ने, अमेरिका। और कब किया था? 1789, 1789। क्लियर? कि सर्वप्रथम संविधान अलिखित से था ब्रिटेन और सर्वप्रथम लिखित संविधान था अमेरिका 1789। तो आपको बता दूं कि अमेरिका के संविधान में केवल और केवल 7 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? केवल और केवल 7 अनुच्छेद है। और ये विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। यहाँ कौन सा क्वेश्चन बनता है? विश्व का सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा संविधान हुआ। क्लियर? विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन सा है? अमेरिका के। कितने अनुच्छेद है? 7। आपको पता है सबसे छोटा संविधान अमेरिका का, तो बड़ा किसका होगा? किस देश के लोग बड़े हैं? अपना देश, अपना देश यानी भारत सबसे बड़ा। क्वेश्चन आता है विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान, बड़ा लिखित संविधान वो है भारत का। और आपको पता होगा कि कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद उसमें? 395 अनुच्छेद। क्लियर? सबसे छोटा अमेरिका का, सबसे बड़ा भारत का। दो क्वेश्चन यहाँ पे और आ रहे हैं मेरे दिमाग में। वो क्वेश्चन ये है कि एशिया में सबसे पहले लिखित संविधान कौन सा था? बात करते हैं हम कि एशिया में सर्वप्रथम, एशिया में सर्वप्रथम लिखित संविधान, सर्वप्रथम लिखित संविधान, लिखित संविधान वो है जापान का। आपको पता है जापान एक विकसित कंट्री है, बहुत ही विकसित कंट्री है, छोटी सी कंट्री है। तो आपको पता है जापान के लोग बहुत होशियार है। जापान कब किया था इसने? 1860 में। क्लियर? और अब हम बात करते हैं नवीनतम, आज पिछले दशकों में किस देश ने संविधान तैयार किया? वो देश हैं, हम बात कर लेते हैं नवीनतम, नवीनतम देश जिसने संविधान तैयार किया है, नवीनतम देश जिसने संविधान बनाया वो है अपना पड़ोसी देश नेपाल। कौन है वो? नेपाल। कब किया था? 2015। करिए, ये सभी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आने वाले हैं। तो अपने बात करते हैं सर्वप्रथम संविधान किस देश ने बनाया? ब्रिटेन ने बनाया। किस प्रकार का? अलिखित। क्लियर? सर्वप्रथम लिखित संविधान बनाने वाला देश था अमेरिका 1789। और इसके अनुच्छेद कितने हैं? केवल और केवल 7। विश्व का सबसे छोटा संविधान है, तो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद।
उसके बारे में बात करते हैं। एशिया में सर्वप्रथम लिखित संविधान एशिया के अंदर, एशिया महाद्वीप में, वो है जापान 1860 में। और नवीनतम देश जिसने अभी अपना संविधान तैयार किया है 5 साल पहले, वो है नेपाल 2015। तो ये तो था संविधान का परिचय कि सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान। अब बात आती है कि इस संविधान को बनाता कौन है। आपको पता है कोई बुक है, उसको बनाने वाले लोग होंगे, लोगों क्या बनाई जाती है, कमेटी बनाई जाती है। कमेटी बनाने के बाद ही उस बुक को तैयार किया जाता है। तो इस संविधान को बनाने वाले लोगों की एक होगी सभा, तो बात होगी संविधान सभा की। संविधान सभा के द्वारा संविधान तैयार किया जाएगा। अब बात करते हैं, उस समय हमारा देश आजाद ही नहीं था, तो संविधान सभा बनेगी कैसे? ये बात 1947 से पहले की है, जब हमारा देश आजाद नहीं था। तो हम संविधान सभा की मांग क्यों कर रहे थे? ये तो है नहीं कि अंग्रेजों ने हमें गिफ्ट में दे दी कि ये लो तुम संविधान सभा। तो संविधान सभा की मांग हम क्यों कर रहे थे और कब की थी? सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय संविधान सभा में संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग। तो हम बात करते हैं संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग कब, क्यों, वह किसने की? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में संविधान सभा की सबसे पहले मांग की गई थी 1895 में। कब की गई थी? 1895 में। किसके द्वारा मांग की थी? मांग करने वाले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में सर्वप्रथम मांग करने वाले व्यक्ति थे। सर्वप्रथम मांग संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की थी। और ये मांग किस प्रकार की मांग थी? ये एक व्यक्तिगत मांग थी। किस प्रकार की मांग थी? व्यक्तिगत रूप से। ये इनकी व्यक्तिगत मांग थी, जिसे हम कह सकते हैं अनौपचारिक मांग। किस प्रकार की मांग थी ये? अनौपचारिक मांग, जिसे हम कहते हैं अनऑफिशियल डिमांड। किस प्रकार की मांग थी ये? अनौपचारिक मांग थी बाल गंगाधर तिलक की। इन्होंने ये मांग कहा कि इनकी पत्रिका थी स्वराज्य पत्रिका नाम की। स्वराज्य पत्रिका में स्वराज बिल के नाम से, इन्होंने किस नाम से मांग की थी? स्वराज बिल के नाम से इन्होंने ये मांग की थी, स्वराज बिल के नाम से। और स्वराज्य शब्द सर्वप्रथम दिया था दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द दिया था सबसे पहले। दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द की उत्पत्ति की थी। क्लियर? बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम मांग की थी व्यक्तिगत मांग, अनौपचारिक मांग, अनऑफिशियल डिमांड। कहां की? अपने स्वराज्य पत्रिका में स्वराज बिल के नाम से 1895 में। ये थी 19वीं शताब्दी में मांग। उसके बाद क्या होता है? 20वीं शताब्दी में आ जाते हैं। 20वीं शताब्दी में मांग आ जाती है हमारी 1922 में। तो बात करते हैं 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध हुआ। पहला विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हैं। इन्होंने जितना भी आंदोलन किया है वो 1918 के बाद किए। क्यों किए हैं? क्योंकि 1914 से लेकर 1918 के बीच जो फर्स्ट अपना वर्ल्ड वॉर था, पहला विश्व युद्ध था, उसमें क्या था कि अंग्रेजों ने महात्मा गांधी से सहायता की अपील की कि हमारी सहायता करो, हम आपके देश को आजाद कर देंगे। तो महात्मा गांधी ने भारतीय युवाओं से अपील की कि आप ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज सेना में भर्ती होकर अंग्रेजों की मदद करो ताकि हमें आजादी मिल सके। परंतु 1918 को जैसे युद्ध समाप्त हुआ, उस अंग्रेजों ने महात्मा गांधी की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी ने 1918 के बाद इस राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने स्टार्ट हो गए। तो उस समय 1922 में उन्होंने क्या मांग की थी? महात्मा गांधी के द्वारा मांग करने वाले व्यक्ति थे 1922 में महात्मा गांधी। इन्होंने क्या मांग की थी? इन्होंने एक ही मांग की थी जो भारतीय संविधान सभा है। इनकी मांग क्या थी कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण केवल भारतीयों के द्वारा ही होगा। ये इनकी मांग थी कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण केवल भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? केवल भारतीयों के द्वारा, केवल भारतीयों के द्वारा। ये महात्मा गांधी जी की मांग थी। उसके 2 साल बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू ने भी मांग की थी। मोतीलाल नेहरू ने भी संविधान सभा की मांग की।
नेहरू ने मांग की। तो क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग करने वाले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। किस प्रकार की मांग थी? व्यक्तिगत मांग थी, अनौपचारिक मांग थी। अब ये अनौपचारिक औपचारिक क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इन्होंने मांग कहा कि स्वराज्य पत्रिका में स्वराज बिल से। और महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान सभा का निर्माण केवल भारतीयों को। हाँ, महात्मा गांधी ने मांग की थी अपनी यंग इंडिया मैगजीन में। महात्मा गांधी ने मांग की थी अपनी यंग इंडिया मैगजीन में। इनकी एक पत्रिका थी यंग इंडिया, जिसके माध्यम से महात्मा गांधी ने 1922 में संविधान सभा की मांग की। 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा भी मांग की गई। अब हम बात करते हैं औपचारिक मांग की। औपचारिक मांग करने वाले व्यक्ति थे एम.एन. राय। और कब की थी? 1934 में। 1934 में औपचारिक एक ऑफिशियल डिमांड, इनका नाम था मानवेंद्र नाथ राय। ये कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। ये कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। पार्टी संस्थापक की प्रथम औपचारिक मांग, औपचारिक यानी ऑफिशियल डिमांड, प्रथम औपचारिक मांग। अब ये औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है? औपचारिक का मतलब वो होता है कि जिसमें एक वैलिड यानी एक वैध समिति के द्वारा मांग की जाए, वो होती है औपचारिक। और एक व्यक्तिगत मांग की जाती है, उसे कहते हैं हम अनौपचारिक। तो बाल गंगाधर तिलक ने व्यक्तिगत मांग की थी, तो वो थी अनौपचारिक। यहाँ औपचारिक इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ कांग्रेस के द्वारा सर्वप्रथम मांग की गई थी। तो कांग्रेस उस समय क्या थी? एक वैध समिति थी। तो वैध समिति के द्वारा, वैध ये था एक लीगल पार्ट था, तो कांग्रेस के द्वारा मांग की। तो वो कौन सी मांग होगी? औपचारिक मांग, ऑफिशियल डिमांड। प्रथम औपचारिक मांग की थी एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय। संविधान सभा को समर्थित प्रथम दल, इस संविधान सभा को समर्थित प्रथम दल, ये नहीं कि समर्थित दल मांग कांग्रेस ने की थी। तो उस समय कांग्रेस एक दल के रूप में नहीं था। दल 1947 के बाद में ये एक संगठन था। कांग्रेस एक बहुत बड़ा संगठन था। तो संविधान सभा समर्थित प्रथम दल वो है स्वराज पार्टी। उस दल का नाम है स्वराज पार्टी। ये ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा समर्थित प्रथम दल कौन सा है? स्वराज पार्टी। आपको ऑप्शन में मिलेगा पहला ही मिला कांग्रेस। तो आपके दिमाग में आएगा कि कांग्रेस ने मांग की तो समर्थन करने वाला कांग्रेस था। नहीं, प्रथम दल कौन सा है? स्वराज पार्टी। इस प्रश्न को ध्यान में रखना। क्लियर? तो 1934 में इन्होंने मांग की। तो बात आ जाती है 1940 पर। यहां आता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव देखो दोस्तों, यहां क्या होता है, पूरी स्टोरी को देखो। यहां ये होता है कि आपको पता है सेकेंड विश्व युद्ध शुरू हो जाता है 1939 से लेकर 1945 तक। ये 1940 की बात है। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। तो आपको पता है कि 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता भारतीयों ने की थी। ये अंग्रेजों को चोट पड़ा था। फिर उन्होंने यही सोचा कि भारतीय ये मांग कर रहे हैं, क्यों ना हम इनको खुश करने के लिए इस मांग को एक बार मान लेते हैं, क्योंकि हम इस सेकेंड विश्व युद्ध में फंसे हुए हैं। इसके ऊपर बड़ा भारी प्रेशर था, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का। जापान का तो इसके साथ बहुत ही बड़ा, जापान तो इस पर बहुत बड़े प्रेशर से अटैक कर रहा था। तो उसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव ने इन्होंने क्या, संविधान सभा पर सहमति दे दी। अंग्रेजों ने क्या किया? संविधान सभा पर सहमति, संविधान सभा पर सहमति दे दी। देखो इस स्टोरी से पता चल रहा है अंग्रेज जो भी काम करें सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करें। ये नहीं कि वो भारतीयों की इच्छा पर निर्भर करें। ये उनकी मजबूरी थी कि जहां पे अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा पर सहमति देंगे, क्योंकि अगर सहमति नहीं देंगे तो भारतीय इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनकी सहायता नहीं करेंगे। और अंग्रेजों के पास इतनी सेना नहीं थी कि वो इतनी बड़ी शक्तियों का सामना कर सके। अब बात क्या होता है, 1940 में संविधान सभा पर सहमति हो गई। उसके कुछ समय बाद बात आती है 1942 में। बात आती है 1942 में। उस समय सरकार थी चर्चिल की। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। और वो कौन सी पार्टी थे? कंजर्वेटिव पार्टी से। कंजर्वेटिव पार्टी से, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी विंस्टन चर्चिल। और आज वर्तमान में इसी पार्टी के पीएम है बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन
ये 77वें क्रम के पीएम है ब्रिटेन के, 77वें क्रम के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चर्चिल साहब उस समय प्रधानमंत्री थे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सर स्टीफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा कि भारतीयों को मनाकर आओ कि हम आपकी संविधान सभा की मांग को पूरा करेंगे। तो सर स्टीफर्ड क्रिप्स को भेजा और उस मिशन को नाम दे दिया इन्होंने क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन दे दिया? क्रिप्स मिशन। और ये क्रिप्स मिशन दिल्ली पहुंचा अपने भारत में 23 मार्च 1942 को। क्लियर? क्रिप्स साहब अपने 23 मार्च 1942 को दिल्ली आ गए हैं चर्चिल साहब का संदेश लेकर। ये 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचने के बाद अपने कांग्रेस, उसमें कांग्रेस ही जो भारत कांग्रेस ही था, तो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार, कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार, अधिकारी तो होंगे भी कांग्रेस की तरफ से कि वार्ता करने के लिए आधिकारिक वार्ताकार, कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे उसमें एक तो थे पंडित नेहरू और दूसरे थे मौलाना आजाद। मौलाना आजाद, क्लियर? इनकी आपस में क्या होती है? मीटिंग होती है कि हम आपको संविधान सभा बनाने की मांग को हम पूरा करते हैं। परंतु इस मिशन में, इस क्रिप्स मिशन में चर्चिल साहब भारत को एक द्विराष्ट्र सिद्धांत में तोड़ना भी चाह रहे हैं और प्रत्यक्ष रूप से कह भी नहीं रहे। उससे क्या होगा कि मुस्लिम लीग तो चाहती थी कि एक द्विराष्ट्र सिद्धांत बने, दो देश बने, एक भारत और एक पाकिस्तान, जबकि कांग्रेस ये चाहती थी कि दो देश अलग अलग न बने, भारत एक ही है। इस प्रकार से इसमें जो भी मांग थी वो भारतीयों के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं थी। तो इस मांग को, इस मिशन को महात्मा गांधी जी ने क्या कह दिया? इस मिशन को महात्मा गांधी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक। इसको क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। डेटेड चेक मतलब पोस्ट डेटेड का चेक की तारीख निकलने के बाद चेक क्या हो जाता है? रद्दी बन जाता है। उसी प्रकार इस मिशन में जो भी बात है वो भारतीयों के लिए कोई फायदेमंद नहीं है, वो पोस्ट डेटेड चेक है। और इसी की कोटेशन को पंडित नेहरू ने क्या कह दिया? ये ध्यान रखना, पंडित नेहरू ने ये क्या किया है? टूटे हुए बैंक का चेक है। क्या कहा? टूटे हुए बैंक का चेक है। टूटे हुए बैंक का चेक है, ठीक है। ये कोटेशन एग्जाम में आती है कि पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? महात्मा गांधी ने। टूटे हुए बैंक का चेक किसने कहा? पंडित नेहरू ने। तो ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इसको क्या कर देते हैं? अस्वीकार कर देते हैं। तो ये क्रिप्स मिशन यहाँ पे क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। उसके बाद बात आती है 1945 तक बात पहुंच जाती है। 1945 को क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है। 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है और उस समय अंग्रेज सरकार इतने प्रेशर में होती है कि अंग्रेजों के पास भारतीयों को आजादी करने के अलावा कुछ नहीं बचा, उनकी मजबूरी बन गई थी। इसलिए 1945 में फिर दोबारा क्या होते हैं? तो 1945 में ब्रिटेन में आ जाते हैं चुनाव। ब्रिटेन में आ जाते हैं, क्या होते हैं? चुनाव, इलेक्शन होते हैं। और इस चुनाव में इस प्रकार सरकार बनती है लेबर पार्टी की, सरकार बनती है लेबर पार्टी की और प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, एटली साहब ने सरकार बनने से पहले की घोषणा कर दी थी कि उनकी सरकार बनते ही वो भारतीयों को जल्दी से जल्दी आजाद कर देंगे, उनको संविधान सभा बनाने की सहमति दे देंगे। तो इन्होंने 1945 में इनकी सरकार बनने के बाद उसी समय उनके ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे अपने राज्यसभा और लोकसभा दो सदन हैं, उन सदन में से पारित करवाकर एक मिशन बनाया। उस मिशन का नाम है कैबिनेट मिशन। उस मिशन का नाम है कैबिनेट मिशन। उस कैबिनेट मिशन को आगे भारत में क्लीमेंट एटली के द्वारा भेजा जाता है। तो हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन को भारत क्यों भेजा गया, कौन कौन इसमें सदस्य थे और इन्होंने क्या क्या अधिनियम पारित किए। तो इस प्रकार से अपने अगले टॉपिक में कैबिनेट मिशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको ज्ञात ही है कि अपने कांस्टेबल का बैच आज से शुरू हो गया है। समय सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक प्रत्येक विषय की क्लास आपको एक फ्लो के साथ एक क्रम के अनुसार मिलेगी। जिसने अभी तक अपना चैनल ड्रीम एजू सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।